हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर ऑडिटिंग सीरीज में। ये ऑडिटिंग सीरीज के कुछ आखिरी वीडियोस में से है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ऑडिटिंग सीरीज का, क्योंकि इसे भी एग्जाम में हर साल पूछा गया है। तो वीडियो का टॉपिक है ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। जी हाँ, क्या ड्यूटी होती है ऑडिटर की रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ये हर साल पूछते ही हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिविजिबल प्रॉफिट होता क्या है और डिविडेंड क्या होता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब the profit which is available to be distributed among shareholders in the form of dividend। कहने का मतलब जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है डिविडेंड के रूप में शेयर में बांटने के लिए, उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और डिविडेंड का मतलब होता है डिवाइडिंग द एंड, दैट इज जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपने शेयर में बांट देती है, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। क्लियर है? तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने से पहले कंपनी को ये देखना है कि उसने जो डिविजिबल प्रॉफिट निकाला है वो 4 चीज़ों को कंसीडर करके निकाला है या नहीं निकाला, वो देखना ज़रूरी है ऑडिटर के लिए। तो ऑडिटर ये देखेगा कि जो कैलकुलेशन हुई है डिविजिबल प्रॉफिट की, उस कैलकुलेशन में 4 चीज़ों को कंसीडर किया है या नहीं किया। वो 4 चीज़ कौन सी है? पहला, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या पहला पॉइंट क्या आता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहने का मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट निकाला है उसकी कैलकुलेशन को फॉलो करने के लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है कि नहीं किया। दूसरा, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के सारे लॉज कंपनीज एक्ट के जो फॉलो करने चाहिए वो कंपनी ने फॉलो किए हैं कि नहीं किए, सारे प्रोविजंस फॉलो किए हैं कि नहीं किए। तीसरा, प्रोविजंस ऑफ एमओ एंड एओए, मतलब एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो डिफाइन करते हैं कंपनी के पावर्स क्या है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, सब इसमें लिखा होता है। तो उनको फॉलो किया है कि नहीं किया। और चौथा, डिसीजन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केस लॉज, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, जो हिस्टोरिकल जजमेंट्स हैं, तो उनको भी कंसिडर किया है कि नहीं किया। तो हमेशा ऑडिटर जो है वो कंसिडर करेगा कि ये 4 चीज़ों को कंसिडर किया है कि नहीं किया डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में। पहला, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दूसरा, कंटेंट्स ऑफ एमओए एओए, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और रिलेवेंट केस लॉस। इजी। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट आता है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि केस लॉ कुछ और बोल रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे? तो हमेशा कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो करते हैं। तो वो लिखा है, he has to see that divisible profit has been ascertained on above 4 basis, जो मैंने आपको समझाया। where decision is in the legal case comes on conflict। दिख रहा है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में? जो लीगल केस या लीगल डिसीजन लिया था कोर्ट में उसके बीच में, एंड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के बीच में। तो हमेशा प्रोविजन ऑफ एक्ट मस्ट बी कंप्लाइड विद। तो हमेशा कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन होते हैं उसको ही फॉलो करना चाहिए, केस लॉस नहीं। कहने का मतलब दोनों को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कॉन्फ्लिक्ट आता है कि केस लॉ कुछ और बोल रहा है और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कुछ और बोल रहे हैं। तो हमेशा प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड कौन से प्रॉफिट में से दिया जाता है? इट इज ऑलवेज गिवन बाय रेवेन्यू प्रॉफिट एंड नॉट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो वही सेकंड पॉइंट भी बोलता है, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड जनरली इट इज पेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड नॉट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कहने का मतलब डिविडेंड दिया जा सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट में से, और जनरली कैपिटल प्रॉफिट का यूज करते नहीं है। कभी कभार कैपिटल प्रॉफिट का भी यूज कर सकते हैं, कब? वो थर्ड पॉइंट में समझेंगे। तो थर्ड पॉइंट वही बोलता है, इफ कैपिटल प्रॉफिट इज टू बी यूटिलाइज्ड, अगर कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन करना है, काहे के लिए? डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किसके अंदर? शेयर होल्डर्स के अंदर। तो कुछ कंडीशंस है जो कौन से केस में दी गई है? फॉस्टर्स वर्सेस न्यू ट्रिनिडेड। ये केस में जो कंडीशंस है वो अगर कंपनी फुलफिल करती है तो कंपनी चाहे तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इवन आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है, इफ इट इज परमिटेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, कि एओए में, कंपनी के एओए में लिखा हुआ है कि कंपनी चाहे तो कैपिटल प्रॉफिट का भी यूज कर सकती है डिविडेंड बांटने के लिए। दूसरा, द प्रॉफिट इज एक्चुअली रियलाइज्ड, असली में प्रॉफिट मिला होना चाहिए। देखिए, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने कोई एसेट को बेच के प्रॉफिट कमाया, बराबर, तो वो कैपिटल प्रॉफिट है। लेकिन सुनना ध्यान से, खाली रीवैल्यूएशन करके प्रॉफिट कमाए तो भी वो भी क्या है? कैपिटल प्रॉफिट ही है, लेकिन वो असली में मिला नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रॉपर्टी में रहते हैं और उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई, तो पहले उसकी कीमत थी 5 लाख समझने के लिए, अब उसकी कीमत हो गई 20 लाख।
लेकिन अभी आपने बेचा नहीं है, भले ही ऑन बुक्स आपको दिख रहा है 15 लाख का प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट एक्चुअली रियलाइज नहीं हुआ। तो रियलाइज होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, तो प्रॉफिट मस्ट बी एक्चुअली रियलाइज्ड। अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं 20 लाख में तो आपको 20 लाख रुपए मिले, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत आपने खरीदी थी 5 लाख में, तो आपका जो 15 लाख का प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट जो रियलाइज भी हुआ है। तो ऐसे प्रॉफिट में से ही डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और तीसरा, द सरप्लस रिमेन आफ्टर एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज बीन रीवैल्यूड, और आपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर दिया है। तो कभी रिवैल्यूएशन करते तो उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो जो एक्चुअली प्रॉफिट रियलाइज हुआ था उसमें से जो लॉस हुआ होगा उसको माइनस कर देने का, उसके बाद जो नेट आता है ना अमाउंट, उसी में से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहने का मतलब आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो कैपिटल प्रॉफिट बचता है और असली में रियलाइज भी होता है और आर्टिकल्स में लिखा भी होना चाहिए, तो ही हम लोग कैपिटल प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में बांट सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा केस बोल रहा है। केस का नाम है फॉस्टर वर्सेस न्यू ट्रिनिडेड। इजी। फोर्थ पॉइंट, अगर डिविडेंड बांट रहे हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि डेप्रिशिएशन को सेट ऑफ कर दिया है। तो वो लिखा है द एरियर्स ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ पास्ट ईयर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। कहने का मतलब इस साल प्रॉफिट हुआ है तो पहले का जो डेप्रिशिएशन अगर प्रोवाइड करना बाकी है तो प्रोवाइड करने का, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसी में से ही हम लोग डिविडेंड बांट सकते हैं। इन द सेम वे नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट ईयर के लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल पिछले 3 साल से लॉसेस हो रही थी कंपनी को, पहले 50,000 का लॉस हुआ, फिर 1 लाख का लॉस हुआ, फिर 2 लाख का लॉस हुआ, खाली समझने के लिए। तो कितने टोटल लॉस हो गया, 3.5 लाख का लॉस हो गया। इस साल कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो पहले इस 5 लाख के प्रॉफिट में से पहले 3.5 लाख का जो पहले के लॉसेस है उसको सेट ऑफ कर देने का, डेप्रिशिएशन को सेट ऑफ कर देने का। उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो उसको हम लोग डिविडेंड में बांट सकते हैं। तो वो लिखा है इफ देयर आर पास्ट ईयर लॉसेस, अगर पहले के लॉसेस हैं, देन ईदर द अमाउंट ऑफ लॉसेस और डेप्रिशिएशन रिटर्न ऑफ मस्ट बी सेट ऑफ। तो पहले उस डेप्रिशिएशन का अमाउंट और जो लॉसेस है पहले के लॉसेस उसको सेट ऑफ करने का, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी में से डिविडेंड बांटना पॉसिबल है। आगे एक और केस का नाम है जो आपको याद करना है, इसलिए रेड में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टेपले वर्सेस रीड ब्रदर्स। क्या स्टेपले और रीड ब्रदर्स केस में से भी क्या हुआ था, अगर एक एसेट को आपने रीवैल्यू किया है बार बार और उसको राइट ऑफ कर दिया था, फॉर आपको एकदम ईजी भाषा में समझाता हूँ, एक एसेट था, समझ लीजिए उसकी कीमत थी 5 लाख रुपए, आज की डेट में उसकी कीमत हो गई 2 लाख रुपए डेप्रिशिएशन लग के या रिवैल्यूएशन करने के बाद। लेकिन कुछ सडन चेंजेस की वजह से उसकी कीमत वापस से रिवैल्यू की तो 6 लाख हो गई। हो सकता है उस पर्टिकुलर एसेट की डिमांड बढ़ गई हो या वो ऐसे लोकेशन पे आ गया उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई हो, तो 2 लाख से किस में पहुंच गई, 6 लाख पे पहुंच गई। तो आपको दिखेगा 4 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख का 6 लाख, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी, 5 लाख, 5 लाख से कितने पे आई, 2 लाख, 2 लाख से कितने पे आई, 6 लाख। तो 2 लाख से 6 लाख पे फायदा सिर्फ 1 लाख का ही देखने का, 5 लाख की चीज कितने पे हुई है, 6 लाख। तो जो नेट मार्जिन होता है उसी में से डिविडेंड बांट सकते हैं, वो भी कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए वो भी जब एक्चुअली रियलाइज हुआ है तो ऐसा किसने बोला, स्टेपले वर्सेस रीड ब्रदर्स के केस में। तो वो लिखा है पास्ट में अगर लॉसेस हुए थे, इस बार प्रॉफिट हुआ, तो पहले के पास्ट के लॉसेस को सेट ऑफ करने का, उसके बाद नेट मार्जिन में से ही हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 7th, डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना ये किसकी मर्जी होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन होती है। कोई शेयर होल्डर भी कंपेल नहीं कर सकता डायरेक्टर को कि डिविडेंड बांटना ही पड़ेगा, नहीं। अगर डायरेक्टर्स को लगता है कि इस साल डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, सारा का सारा प्रॉफिट रिजर्व्स में डालना चाहिए, सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी को एक्सपेंशन में डालना चाहिए, डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो कोई भी शेयर होल्डर भी को फोर्स नहीं कर सकता किसको, डायरेक्टर्स को, कि आप इस बार डिविडेंड दीजिए। वो लिखा है 7th पॉइंट में, द डायरेक्टर्स हैव फुल डिस्क्रिप्शन इन द मैटर ऑफ नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं करना है वो किसका मर्जी होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स की मर्जी होती है। एंड ट्रांसफरिंग द एंटायर प्रॉफिट टू द रिजर्व, और वो चाहे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन द शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर द डिविडेंड, कोई शेयर होल्डर भी उनको कंपेल नहीं कर सकता। ऐसा भी कंपनीज एक्ट बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो डिविडेंड बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते। और लास्ट में द ऑडिटर शुड चेक द डिविडेंड इज डिक्लेयर आउट ऑफ ट्रू प्रॉफिट्स, कि सिर्फ और सिर्फ ट्रू प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बांटा जा सकता है, नॉट आउट ऑफ शेयर होल्डर्स कैपिटल प्रॉफिट, के शेयर होल्डर्स के कैपिटल को हम लोग यूज नहीं कर सकते डिविडेंड बांटने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ट्रू प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किए हैं उसी ट्रू प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बांटना पॉसिबल है, एकदम इजी। और ये भी देखना पड़ता है ऑडिटर को कि नेसेसरी अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। सिंपल है। तो इतनी छोटी छोटी बातें हम एक ऑडिटर को देखनी पड़ती है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। तो ये सारी ड्यूटीज थी ऑडिटर की रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये ऐसा आंसर है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है।
तो प्लीज़ इसको ध्यान से करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।